हेलो बच्चों, क्या हाल? सब बढ़िया। मैं आपका अपना प्रेम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन परिवार स्टडी बाय रवि सर पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी विलियन के बारे में फुल कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको लेक्चर के बाद इस चैप्टर की प्रिपरेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम कंप्लीट डिटेल से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैप्टर का फुल्ली कॉन्सेप्ट। तो सॉल्यूशन विलियन क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी विलियन। सॉल्यूशन यानी विलियन। इस चैप्टर में डिटेल से समझेंगे सॉल्यूशन क्या है, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन की सॉल्यूशन क्या है यानी विलियन क्या है। तो विलियन की अगर बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा कोई भी कंपोनेंट्स, कोई भी घटक, कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ अगर हम एक जगह मिक्स करेंगे, एक जगह क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। जैसे अगर देखा जाए, बात करी जाए कि अगर हम मिक्स करना चलते हैं कि अगर हम वाटर वाटर प्लस शुगर, पानी और चीनी को मिक्स करें, पानी और चीनी को मिक्स करें, या अगर हम मिक्स कर दें NaCl प्लस शुगर, नमक और चीनी को मिक्स करें, नमक और चीनी को मिक्स करें, तो इन दोनों में से क्या चीज हमारे पास सॉल्यूशन यानी विलियन बन के आ सकती है। तो अगर पानी और चीनी को मिक्स करते हैं तो कुछ क्या एक सॉल्यूशन बन सकता है। अगर NaCl और शुगर यानी चीनी को मिक्स करें तो क्या एक सॉल्यूशन यानी विलियन बन सकता है। तो सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या होती है, विलियन की क्वालिटी क्या होती है कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिलाया जाए, दो या दो से ज्यादा पदार्थों को एक साथ मिला दिया जाए, तो उनके मिलने के बाद उनका जो फेज है, प्रवस्था है, वो कैसी हो जानी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि समांगी होनी चाहिए। यानी कि वे मिलने के बाद अलग अलग उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, अलग अलग उनको पहचाना नहीं जा सकता, तभी वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन विलियन कहलाएगा। अगर आप उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे हो, अलग अलग उनको पहचान रहे हो, तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा फिर मिक्सचर। तो यहाँ पर ये तो बनता है सॉल्यूशन, लेकिन ये जो बनता है ये क्या बनता है, एक ये बनता है एक मिक्सचर, ये एक मिश्रण बनता है। क्या बनता है कि ये मिश्रण बनता है। तो सॉल्यूशन और मिक्सचर में क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मिक्सचर में क्या हो सकता है, हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है, विलियन होता है, उसमें हम किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी घटक को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, अगर बात करी जाए इसके डेफिनेशन की, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है, विलियन कहलाता है, विलियन कहलाता है। अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने पर वो हमें एक होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण देता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा। होमोजीनियस का मतलब क्या है, समांगी से क्या मतलब है कि उनको हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो होमोजीनियस कहलाते हैं। ऐसा समझिए जैसे गांव में आपने देखा होगा कि कोई इंसान क्या होता है, तंबाकू खाता है, तंबाकू। ठीक, जब वो तंबाकू खाता है तो तंबाकू खाते टाइम क्या काम करता है, उसमें वो चूना मिक्स करता है, चूना मिक्स करता है। वो तब तक मिक्स करता है, तब तक मिक्स करता है जब तक दोनों अच्छे से मिक्स ना हो जाए। यानी उसमें तुम जो चूना होता है वो अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक सॉल्यूशन कह सकते हैं, विलियन कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, रसायन विज्ञान की अगर बात की जाए, तो उसमें हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जैसे कि हमने दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिला दिया, तो हमारे पास एक मिक्सचर बन गया, एक मिश्रण बन गया, और वो मिक्सचर हो गया होमोजीनियस, समांगी हो चुका। समांगी से मतलब क्या है कि समांगी से क्या मतलब हो सकता है कि जो विलियन होता है,
विलयन क्या होता है? एक प्रावस्था प्रावस्था तंत्र होता है, प्रावस्था तंत्र होता है, प्रावस्था तंत्र होता है। विलयन क्या है? प्रावस्था तंत्र है। प्रावस्था तंत्र से यानी सिंगल फेज सिस्टम है। सिंगल फेज सिस्टम से क्या मतलब है? प्रावस्था तंत्र से क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकली होगी, यानी इसका जो मान होगा वो कैसा होगा? आंकिक मान होगा। कैसे? यानी कि प्रावस्था से क्या मतलब हो सकता है? प्रावस्था की जो प्रावस्था प्रावस्था का मतलब होता है कि विलयन का मान आंकिक होता है, आंकिक होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सॉल्यूशन जो होता है विलयन कई तरीके से मिलकर के बन सकता है। कोई एक सब्सटेंस दूसरे में मिला दो, दूसरा सब्सटेंस तीसरे में मिला दो, लेकिन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? वो होमोजीनियस होना चाहिए, समांगी, यानी मिक्स होने के बाद दिखाई देना नहीं चाहिए। जैसे कि आप शराब अल्कोहल में क्या मिक्स कर देते हो? वाटर, पानी मिक्स कर देते हो। कोई भी इंसान अल्कोहल में क्या मिक्स करता है? वाटर मिक्स करता है। शराब में पानी मिक्स करता है। तो क्या पानी इसमें अलग से पहचान सकते हो? आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो वो क्या है? एक सॉल्यूशन है। वो क्या है? एक विलयन है। अगर बात करी जाए कि विलयन की, विलयन के घटकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। अगर विलयन के हमारे पास जो कंपोनेंट बन के आएंगे, जो हमारे पास कंपोनेंट यानी कि घटक बन के आएंगे, जिनसे विलयन क्या होगा? बनेगा, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये सब किसके समान होते हैं? विलयन यानी सॉल्यूशन के समान होते हैं, विलयन के जैसे होते हैं। किसके समान होते हैं? सॉल्यूशन के जैसे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, हम समझते हैं एग्जाम्पल कि अगर हम वाटर यानी कि पानी और प्लस NaCl यानी कि नमक को मिक्स करते हैं, तो इनको मिक्स करने से हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन यानी विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्यूशन यानी विलयन बन जाता है। क्योंकि ये सॉल्यूशन क्यों कहा हमने? क्योंकि इनका जो मिक्सचर बन के आएगा, इनका जो मिश्रण बन के आएगा, वो कैसा होगा? वो एक होमोजीनियस होगा, यानी कि समांगी मिश्रण होगा। इसमें मिक्स करने के बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, पहचान नहीं सकते हो कि कहाँ पर NaCl है वाटर के अंदर और कहाँ नहीं है। यानी इसमें तुम्हें NaCl अलग से नहीं दिखाई देगा। और जिस मिक्सचर में, जिस मिश्रण में हमें कोई भी कंपाउंड अलग अलग नहीं पहचाने जाते हैं, उसी सॉल्यूशन, उसी मिक्सचर को, उसी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन यानी विलयन बोल सकते हैं। क्लियर? समझ में आया विलयन क्या हो सकता है? बात करते हैं आगे। अगर जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, ये जो हमारे पास घटक है, इनको हम क्या क्या कह सकते हैं? तो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम क्या बताते हैं? हमारे सॉल्यूशन में क्या हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन, कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन वो दो चीज से मिलकर बन सकता है। एक तो बन सकता है सोलवेंट, सोलवेंट, और एक बनता है सोल्यूट, सोलवेंट और सोल्यूट। यानी जो विलयन होता है, विलयन वो दो चीज से मिलकर बनता है, विलायक, विलायक और विलय से मिलकर बनता है। विलायक और विलय के मिलने से क्या बनता है हमारे पास? सॉल्यूशन यानी विलयन बनता है। तो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं, विलयन के जो घटक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं, यानी कि सोल्यूट बोलते हैं। सोलवेंट क्या हो सकता है कि हमारा सोलवेंट जो होता है उसके अंदर, यानी सोलवेंट क्या है? विलायक क्या है? एक सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर हम कोई चीज डिजोल्व कर सकते हो, यानी किसी चीज को घोल सकते हो, वो हमारा क्या कहलाता है? सोलवेंट कहलाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि विलायक हमारे पास क्या होता है? विलायक, विलायक यानी कि सोलवेंट क्या होता है? विलायक यानी सोलवेंट क्या होता है? कि वह पदार्थ या वह घटक जिसके अंदर, जिसके अंदर अंदर किसी किसी दूसरे घटक को घोला जा सकता है, घोला जा
सकता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। ऐसा समझिए आप कि हमने वाटर ले लिया, पानी ले लिया, पानी के अंदर हम शुगर को डिसोल्व कर सकते हैं, वाटर के अंदर हम चीनी को घोल सकते हैं। तो जो अगर घुल जाएगी चीनी, इसके अंदर क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। किसके अंदर? पानी यानी वाटर के अंदर घुल जाएगी। तो हमारा जो वाटर होगा, जो पानी होगा, वो क्या कहलाएगा? सोलवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सोलवेंट कहलाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि हमारे पास विलायक क्या हो सकता है? विलायक, सॉरी, विलय क्या हो सकता है? विलय। सोल्यूट क्या हो सकता है? सोल्यूट हमारे पास क्या हो सकता है? वह घटक जो विलायक के अंदर घुल सकता हो, क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। विलय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। ऐसा सोलवेंट, सॉरी, ऐसा कंपोनेंट, ऐसा घटक जो किसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, जो किसके अंदर घुल जाए? सोलवेंट यानी विलायक के अंदर घुल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट यानी कि विलय बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए आप, एग्जांपल में क्या हो सकता है? जैसे हमने लिखा, अगर वाटर और प्लस NaCl करते हैं, पानी और प्लस नमक को घोलते हैं, तो मिलके क्या बना रहे हैं? ये कि सॉल्यूशन यानी विलयन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कि सॉल्यूशन यानी कि विलयन बना रहे हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि क्या यहाँ पर कौन सोलवेंट यानी विलायक होगा, कौन सोल्यूट यानी कि विलय होगा। तो हमारी डेफिनेशन, परिभाषा क्या कहती है? हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा घटक जिसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट, दूसरा घटक क्या हो जाए? डिसोल्व हो जाए, घुल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? सोलवेंट यानी कि विलायक कहते हैं। तो आप देखिए कि वाटर यानी पानी के अंदर NaCl डिसोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, या ऐसा कहिए कि वाटर किसके अंदर डिसोल्व हो सकता है? NaCl के अंदर डिसोल्व हो सकता है। तो जिसके अंदर डिसोल्व होगा, जिसके अंदर घुल सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट यानी कि विलायक कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सोलवेंट यानी विलायक। तो पानी के अंदर क्या NaCl डिसोल्व हो जाएगा? अगर ये डिसोल्व हो जाएगा तो हमारा ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा सोलवेंट। क्या कहलाएगा? सोलवेंट कहलाएगा, यानी कि विलायक कहलाएगा। और जो चीज डिसोल्व हो जाएगी, जो चीज डिसोल्व हो जाएगी, वो हमारा सोल्यूट यानी कि विलय कहलाएगा। वो हमारा सोल्यूट यानी कि विलय कहलाएगा। क्लियर? कि सोल्यूट किसे कहते हैं और सोलवेंट किसे कहते हैं? ठीक। अब बात करते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, और एग्जांपल ये दे दूं, मैंने एक एग्जांपल ये लिया, ऐसा मान के चलो कि आपके पड़ोसी, आपके जानने वाले में से कोई क्या है? अल्कोहलिक है, शराबी है। अगर वो शराबी है तो अपना वो पैक कैसा बनाएगा? कि पहले तो शराब लेगा यानी अल्कोहल लेगा, अल्कोहल लेगा, अल्कोहल लेगा, और उसके अंदर वाटर, पानी मिक्स कर देगा, वाटर यानी कि पानी मिक्स कर देगा, और एक पैक बना देगा, एक पैक यानी कि सॉल्यूशन बना देगा, एक विलयन बना देगा। तो आप क्या बता सकते हो कि इसमें कौन सोलवेंट होगा और कौन सोल्यूट होगा? क्योंकि अल्कोहल जो होता है, शराब, वो किसके अंदर डिसॉल्व हो सकती है? वाटर यानी पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। और जो वाटर होता है यानी पानी, वो भी किसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है? वो भी अल्कोहल यानी शराब के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो यहाँ बताना मुश्किल होगा कि कौन सा हमारे पास सोलवेंट होगा और कौन सा हमारे पास सोल्यूट, कौन विलायक होगा और कौन विलय होगा। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर दोनों की स्टेट, दोनों की अवस्था ही कैसी होती है? सभी कंपोनेंट की स्टेट, सभी घटकों की अवस्था कैसी होती है? सेम यानी समान होती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल किस फॉर्म में है, किस स्टेट में? लिक्विड द्रव अवस्था में। और वाटर किस स्टेट में है? वो भी लिक्विड द्रव अवस्था में है। तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि कौन सा चीज सोलवेंट, विलायक होगा और कौन सोल्यूट होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या काम करते हैं? तो एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि विलयन के जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है, वह घटक विलायक यानी कि सोलवेंट कहलाता है। विलायक यानी कि सोलवेंट कहलाता है। विलायक यानी कि
सोलवेंट कहलाता है। यानी कि एक ऐसा कंपोनेंट जहां पर यानी कि आइडेंटिफाई करना होगा जहां पर दोनों की स्टेट, सभी की अवस्थाएं कैसी हो, समान हो, लिक्विड लिक्विड हो, सॉलिड सॉलिड हो, गैस गैस हो। तो वहां पर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस कंपोनेंट की, जिस घटक की क्वांटिटी यानी कि मात्रा ज्यादा होगी, उसी कंपोनेंट, उसी घटक को हम क्या कहेंगे, सोलवेंट यानी कि ब्लैक कहेंगे। और विलियन के जिस घटक की मात्रा कम होती है, वह घटक विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा घटक जिसकी क्वांटिटी क्या हो जाए, कम दिखाई दे, आपको कम लगे जिसकी मात्रा, तो वही क्या कहलाएगा हमारे पास, सोल्यूट यानी कि विलेय कहलाएगा। तो अगर हम अपने वाले एग्जांपल में बात करते हैं कि हमारे एग्जांपल में कौन सोल्यूट है और कौन सोलवेंट है, तो एक हम अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। क्या? कि हमारे पास अल्कोहल और वाटर, तो जब आप अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हो, आप नहीं, आपके कोई जानने वाले जो अल्कोहलिक हो, ठीक, जो शराबी हो, जब वो अल्कोहल को वाटर में मिक्स करता है तो किसकी क्वांटिटी कम रखता है? किसकी क्वांटिटी? तो वो अल्कोहल की क्वांटिटी कम रखता है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है नहीं, जो सिर्फ अल्कोहल को यूज करता है, उसमें वाटर यूज नहीं करता है, तो उन अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए, उन एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए, तो अधिकतर क्या करते हैं कि अल्कोहल तो कम रखते हैं उसमें, और वाटर क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। ऐसा मान के चलिए कि हमें 100 ml का एक पैक बनाना है, तो उसमें क्या काम कर सकते हैं कि 70 ml वाटर ले सकते हैं और 30 ml हम अल्कोहल ले सकते हैं। 70 ml वाटर ले सकते हैं और 30 ml क्या ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं। तो इन दोनों के मिलने से 100 ml का हमारे पास बढ़िया वाला पटियाला एकदम अल्कोहलिक पैक तैयार हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब अल्कोहलिक पैक तैयार हो चुका, तो इसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसमें क्वांटिटी ज्यादा है हमारे पास वाटर की, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो हमारा सोलवेंट यानी कि विलायक कहलाएगा, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो हमारा सोल्यूट यानी कि विलेय कहलाएगा। वो हमारा सोल्यूट यानी कि विलेय कहलाएगा। क्लियर? बात फिर से समझेंगे कि अगर दोनों की अगर फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था कैसी है, एक जैसी है किन्हीं भी कंपोनेंट्स की, तो उन कंपोनेंट में, उन घटकों में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको आप सोलवेंट यानी कि विलेय बोलोगे, और जिसकी क्वांटिटी मात्रा कम होगी उसको आप सोल्यूट यानी कि ब्लैक बोलोगे। क्लियर? तो सॉल्यूशन क्लियर हुआ आपका, सॉल्यूशन कैसे बनता है, ठीक, सॉल्यूशन की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वे सब आपके क्लियर हुए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के टाइप कितने हो सकते हैं, सॉल्यूशन के प्रकार कितने हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी क्या होती है, यानी कि विलेयता क्या होती है। तो बात करते हैं सोल्युबिलिटी की, कि विलेयता क्या है। विलेयता, सोल्युबिलिटी क्या है? तो पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकती हो, क्या कहलाता है, विलियन की विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। ऐसा समझिए आप कि हम एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक विलियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि हम जो सॉल्यूशन बनाए, जो विलियन बनाए, वो 100 ml का बनाने की सोच रहे हैं, 100 ml का बनाने की सोच रहे हैं। तो हमने टारगेट ये रखा कि 100 ml में हम 70 ml तो क्या रखेंगे, अपना सोलवेंट यानी कि ब्लैक रखेंगे। तो उसमें 30 ml में एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ घोलना होगा
ठीक, जो वो होमोजेनियस बन जाए, समांगी बन जाए, तो हमारा सॉल्यूशन बन सकता है, विलियन बन सकता है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड है, हमें जो जरूरत है वो कितने ml की है, 30 ml की जरूरत है। तो ये 30 ml ही इसकी क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी यानी कि विलेयता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी यानी कि विलेयता कहलाएगी। क्लियर हुआ, नहीं समझे? चलो समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा मान के चलिए कि हम एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सॉल्यूशन हम 100 ml, कितने ml का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 100 ml का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस 100 ml को बनाने के लिए हम ये चाहते हैं कि इसमें सोलवेंट जो हो और सोल्यूट यानी कि विलायक और विलेय, सोलवेंट और सोल्यूट यानी विलायक और विलेय। तो हमने इसमें फिक्स कर दिया 100 ml में कि हम 70 ml क्या लेना चाहते हैं, इसमें सोलवेंट यानी कि विलायक लेना चाहते हैं। तो 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है, 100 ml में से हमने 70 ml को फिक्स कर दिया है। हमारा 70 ml इसमें क्या होगा, सोलवेंट यानी विलायक होगा। तो हमें सोल्यूट इसमें कितना डालना होगा, 30 ml डालना होगा। क्या 30 ml से कम भी डाल सकते हैं, क्या 30 ml से ज्यादा डाल सकते हैं, डाल तो सकते हैं, 30 ml से कम भी डाल सकते हैं, एक 30 ml से ज्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन 30 ml पे क्या काम होगा, कि 30 ml इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। उससे अगर ज्यादा डालते हैं तो उसके कुछ क्रिस्टल हमारे बच सकते हैं, उससे कम डाल सकते हैं तो हमारी कुछ और जरूरतें हो सकती है। तो एक ऐसी परफेक्ट क्वांटिटी, एक ऐसा परफेक्ट मात्रा जो उसको क्या कर देती है, कंप्लीटली होमोजीनियस बना देती है, पूर्ण रूप से समांगी बना देती है, वही क्या कहलाती है, इसकी सोल्युबिलिटी विलेयता कहलाती है। तो इसमें हम 30 ml क्या डालने की कोशिश करेंगे, इसमें हम 30 ml सोल्यूट यानी कि विलेय डालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 30 ml है, ये जो 30 ml है, यही हमारी क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी। यानी इससे कम नहीं डाल सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते हो आप, इतना ही डिजोल्व हो सकता है इसके अंदर, इससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता। इससे कम डिजोल्व करने पर इसकी क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी है, विशेषता है, वो डिफेक्ट हो जाएगी। तो यही क्या कहलाती है, हमारी सोल्युबिलिटी कहलाती है, विलेयता कहलाती है। और इसी बेसिस पे, इसी आधार पर हम सॉल्यूशन को, विलेन को क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे, सोल्युबिलिटी के बेसिस पे, विलेयता के आधार पर हमारे सॉल्यूशन होते हैं 3 प्रकार के। विलेन हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त विलयन, एक होता है सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त विलयन, एक होता है सुपर सैचुरेटेड यानी कि अति संतृप्त विलयन। तो एक एक को समझते हैं कि कौन सा क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले असंतृप्त विलयन की, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि असंतृप्त विलयन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो आप ऐसा समझिए कि असंतृप्त क्या है, कि आपके पास में कोई क्या है, एक वही अल्कोहलिक है, बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहलिक, सब अच्छे से समझ लेंगे कि कोई अल्कोहलिक है, कोई शराबी आपके पास है, उसको जरूरत है, उसको जरूरत है कितना, 1 क्वार्टर की। कितनी की जरूरत है इसको, 1 क्वार्टर की जरूरत है। अब लेकिन आप उसको 1 क्वार्टर ना दे करके आधा क्वार्टर दे रहे हो। क्या दे रहे हो, आधा क्वार्टर दे रहे हो। यानी जितनी उसकी जरूरत है आप उससे उसका कम दे रहे हो। तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा, जो विलयन तैयार होगा, वही हमारे क्या कहलाएगा, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड कहलाएगा। असंतृप्त का मतलब होता है यानी वो तुमसे संतुष्ट नहीं है, वो आपसे संतुष्ट नहीं है, उसको जरूरत 1 क्वार्टर की थी, आप उसको आधा क्वार्टर दे रहे हो, तो वो आपसे खुश नहीं रहेगा। तो आपसे वो खुश नहीं रहेगा, तो आपने उसको जो आधा क्वार्टर दिया है वो उसका कैसा भला कर पाएगा। तो आधे क्वार्टर से वो संतृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो यही क्या कहलाएगा, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। जरूरत तो उसको 1 क्वार्टर की थी, आप दे रहे हो उसको आधा क्वार्टर, तो कैसे खुश हो जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं कोसेगा। ठीक, तो आपसे क्या हुआ, वो असंतुष्ट हुआ। जब वो आपसे असंतुष्ट हुआ तो उसके बाद जो पैग बन के आया है, उसके बाद जो पैग बन के आया वो ही पैग क्या है, असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है। नहीं समझे हो, अभी समझेंगे।
कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलेयता से कम हो, क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा विलयन जहां पर जरूरत तो आपको 50 ml की थी, आप दे रहे हो उसको 40 ml, 45 ml, 30 ml, तो जितनी जरूरत है उतना आप उसको दे नहीं पा रहे हो। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा असंतृप्त, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड कहलाएगा। आपका जो वो रिलेटिव है, आपका जो जानने वाला है अल्कोहलिक, जरूरत तो भाई उसको 2 क्वार्टर की थी, 2 क्वार्टर पीता है अपना डेली शाम को, पौवे मारता है दबा के। अब उन 2 क्वार्टर में ऐसा हुआ कि उसके पास पैसे तो नहीं है 2 क्वार्टर के लिए। आपने सोचा कि चलो डेली पीता है, इसका थोड़ा बहुत भला हो जाएगा, 1 क्वार्टर के पैसे आप उसको दे देते हो, तो 1 क्वार्टर ले आता है। लेकिन 1 क्वार्टर में उसका भला तो नहीं होगा। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 क्वार्टर की। आपने क्या प्रोवाइड कराया उसको? क्या उपलब्ध कराया आपने? 1 क्वार्टर। तो उसके पास जो सॉल्यूशन बन के आएगा पैग के रूप में, उसका पैग कैसा होगा? असंतृप्त होगा, उससे वो खुश नहीं होगा। और जिससे वो खुश नहीं होगा, जिस सॉल्यूशन से आप खुश नहीं होगे, वही सॉल्यूशन, वही विलयन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड कहलाएगा। ठीक, बात करते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या था? असंतृप्त में क्या था? अनसैचुरेटेड में क्या था कि जितने की हमें जरूरत है उससे हम कम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो होता है असंतृप्त, यानी कि हम ना खुश है, ना खुश, आनंद नहीं आ रहा है हमें। ठीक, जितने की हमें जरूरत थी आपने वो दिया नहीं हमें, जो हमारी इच्छा थी वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई है, तो हम असंतृप्त रहे, असंतुष्ट रहे। लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाए कि जितना हम चाहते हो, जो हमें चाहिए वो आप हमें दे दो, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम संतृप्त हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। और जब मन प्रसन्न हो जाएगा, मन संतुष्ट हो जाएगा, तो वही तो संतृप्त है। वही क्या है? संतृप्त है। जितना मांगा उतना मिला, जितना मांगा उतना मिला, वही क्या है? संतृप्त है। यानी कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर हो, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें उसकी जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, विलय की मात्रा है, वो बराबर हो जाए इसकी सोल्युबिलिटी, विलेयता के बराबर हो जाए, वही क्या कहलाएगा? संतृप्त। जो इच्छा थी हमारी सारी पूरी हो गई है, और जब हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? संतृप्त कहलाता है। ऐसा मानिए कि आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपकी इच्छा क्या है कि आप 95 प्लस स्कोर करें, 95 प्लस स्कोर करें केमिस्ट्री में, 95 प्लस स्कोर करें केमिस्ट्री में, और एग्जाम के बाद आपके केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर आ जाता है, आपके 96 97 में है, तो आप क्या होगे? आप संतुष्ट हो जाओगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जरूरत आपको कितनी थी? 95 की, आपको 95 मिले, जितनी जरूरत थी आपको उतने मिले, तो वही क्या है? संतृप्त है, सैचुरेटेड है। हमारी सोल्युबिलिटी की जितनी जरूरत है, विलेयता की हमें जितनी जरूरत है, आप उतना सोल्यूट दे रहे हो, उतना विलेय दे रहे हो, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त कहलाएगा। क्लियर है? अब आगे समझते हैं अति संतृप्त। अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अति संतृप्त क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? अब ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, आपने टारगेट किया था 90 मार्क्स का, 95 मार्क्स का,
कि हमारे 95 आने चाहिए, क्या आने चाहिए, 95 आने चाहिए केमिस्ट्री में, लेकिन आपके रहे 90, आपके रहे 90। आपको जरूरत 95 की थी, आप 95 पर संतुष्ट होते, आपका जो मन प्रश्न होता है वो 95 पर होता, लेकिन आपका है 90, तो आप असंतुष्ट हो गए, आप प्रसन्न नहीं हुए हो, आप क्या हुए हो, असंतुष्ट हुए हो, यानी जितने की हमें जरूरत थी उससे हमें कम मिला तो वो असंतृप्त, जितने की हमें जरूरत है वही हमें मिल जाता है तो वो संतृप्त, जितने की हमें जरूरत है उससे ज्यादा मिल जाए तो वो अति संतृप्त। मन प्रसन्न हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, 95 चाहिए थे, मिले 98, मिले 99, एक तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, खुश तो थे अब और खुश हो गए, प्रसन्न तो थे और प्रसन्न हो गए, संतृप्त थे और संतृप्त हो गए, दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो वही क्या है, अति संतृप्त है, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा मिल रहा है, जो मांगा था वो तो मिला ही मिला, बाई वन गेट वन के साथ ऑफर भी मिल गया, ले जा, तो यही क्या है, अति संतृप्त है, यानी वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा उसकी विलयता से अधिक हो, अधिक हो, क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। क्लियर, अति संतृप्त किसे कहते हैं, क्लियर, जितनी जरूरत है उससे कम मिल रहा है तो वो असंतृप्त अनसैचुरेटेड, जितनी जरूरत है उसके बराबर मिल रहा है तो वो संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, और जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मिल रहा है तो फिर तो दिल तो गार्डन गार्डन होना ही है, फिर तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे, अति संतृप्त। चाहिए 95 मार्क्स थे, टारगेट 95 का था, आ गए 98, आएंगे, लेक्चर कंप्लीट करिए 98 भी आएंगे। अब बात करते हैं कि हमारी जो सोल्यूबिलिटी है, हमारी जो विलेयता है, ये किस वजह से कम हो सकती है, किस वजह से बढ़ सकती है, या क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या हमारे इस पर प्रभाव पड़ सकते हैं, किसकी वजह से ये कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक, तो सबसे बात करते हैं हमारे जो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सोल्युबिलिटी, ऐसे ऐसे फैक्टर, ऐसे ऐसे कारक जो सोल्युबिलिटी को कम कर सकते हैं या सोल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ ताप की, इसकी बात करते हैं, ताप यानी कि टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर से हमारे पास सोल्युबिलिटी क्या हो सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है ताप से। तो आप सोचिए कि जैसे कि आप के पास 1 लीटर पानी है, क्या आपके पास, सोचिए आपके पास थी आपके पास वाटर है और वो है 1 लीटर, आपके पास 1 लीटर पानी है और ये कैसा है, कोल्ड, ठंडा है, कैसा है, कोल्ड, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, साधारण ताप पर है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसमें चीनी को डिजोल्व करो, आप इसमें शुगर को घोलो, तो आप इसमें चीनी डिजोल्व करोगे, शुगर को घोलना स्टार्ट कर दोगे, तो जब आप इसमें चीनी डिजोल्व करोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, साधारण ताप पर है, तो क्या होगा कि आप इसमें कुछ फिक्स क्वांटिटी ही चीनी डिजोल्व कर सकते हो, निश्चित मात्रा। आप ऐसा मान के चलिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने इसमें 5 kg चीनी को डिजोल्व कर दिया, 5 किलोग्राम चीनी आपने घोल दी। अब मैं आपसे ये कहूं तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपने ये कहा कि इसमें हम नॉर्मल टेम्परेचर पर, साधारण ताप पर 5 किलो से ज्यादा चीनी नहीं घोल सकते हैं, तो ये जो 5 किलो चीनी है इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी मात्रा ही क्या है, ये हमारी सोल्युबिलिटी है, विलेयता कहलाती है। तो यानी 5 किलो तो हमने घोल दिया नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब मैं कहूँ कि आप इसको गर्म करने लगो, आप इसको हीट दो, आप इसको उष्मा दो, गर्म करिए, टेम्परेचर बढ़ाइए इसका, तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा, तो पानी गर्म होने पे क्या हो चला कि आपने इसमें 2 किलो चीनी और घोल दी, 5 किलो तो पहले आप घोल चुके थे, अब क्या हो चुका, 2 किलो चीनी और घोल दी। अब इसकी सोल्युबिलिटी, अब इसकी जो विलेयता है वो क्या हो गई, बढ़ गई, 7 किलो हो गई, नहीं होगी अब। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या था, 5 किलो थी, जैसे आपने इसको हीट दी, गर्म किया, आपने इसका ताप बढ़ाया, तो ये क्या हो गया, इसका
टेम्परेचर बढ़ने से इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, 2 किलो आपने और एक्स्ट्रा चीनी इसमें डिजोल्व कर दी, तो उसकी सोलिबिलिटी जो ब्लेता पहले 5 किलोग्राम थी, अब वो कितनी होगी, 7 किलोग्राम होगी, तो उसकी सोलिबिलिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, हमारी जो सोलिबिलिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वो हीट को क्या कर लेते हैं, ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम, तो हम ये कह सकते हैं ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से विलयन की विलेयता, विलेयता बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ती है, क्योंकि पदार्थ ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब जब उनके अंदर हीट आ गए, ऊष्मा आ गई, उनके अंदर क्या आई, हीट आई, उनके अंदर ऊष्मा आई, तो वो जो चीज तुम इसमें पहले डिसोल्व कर रहे थे, घोल रहे थे, अब आप उसमें उससे ज्यादा डिसोल्व कर सकते हो, उससे ज्यादा घोल सकते हो, तो इसकी सोलिबिलिटी बढ़ गई। तो इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं जैसे जैसे आप किसी सॉल्यूशन का, किसी विलयन का, या क्या है किसी सोलवेंट या किसी विलायक का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ताप को बढ़ा रहे हो, तो उसकी जो सोलिबिलिटी है, उसकी जो विलेयता है, वो भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्लियर। बात करते हैं दूसरा, विलेय और विलायक की प्रकृति पर, विलेय और विलायक की प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, विलेय और विलायक की प्रकृति पर ये कैसे डिपेंड करती है। ऐसा समझिए कि हमारे पास जितने भी विलायक होते हैं, सोलवेंट होते हैं, वो मोस्टली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है ध्रुवीय विलायक, एक अध्रुवीय विलायक। हमारे जो सोलवेंट होते हैं विलायक, वो हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है ध्रुवीय, एक होता है यानी पोलराइज्ड, एक होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय नॉन पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड। एक ध्रुवीय होता है, एक अध्रुवीय होता है। तो अगर हम क्या काम करें, जो ध्रुवीय है उसमें ध्रुवीय को ही डिसोल्व करें, और जो अध्रुवीय है उसमें अध्रुवीय को ही डिसोल्व करें, तो हमारी जो सोल्युबिलिटी है, विलेयता है, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ऐसा समझिए, अगर हम अल्कोहल में अल्कोहल को डिसोल्व करें जो कि एक जैसे है, वाटर में वाटर को डिसोल्व करें जो कि एक जैसे है, तो हमारी जो उनकी सोल्युबिलिटी होगी, विलेयता होगी, वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय को घोले, पोलराइज सॉलिड को, तो विलेयता बढ़ेगी। अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय को घोले, तो भी हमारी जो विलेयता है क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी जिस स्टेट का कोई हमारे पास सोलवेंट होगा, जिस अवस्था का हमारे पास कोई विलायक होगा, हम उस सोलवेंट में, उस विलायक में, उसी स्टेट का, उसी अवस्था का क्या डिसोल्व करते हैं, क्या घोलते हैं, विलेय यानी कि सोल्यूट डिसोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो सोल्युबिलिटी होते हैं, विलेयता होती है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की जो सांद्रता होती है वो क्या क्या हो सकती है, किस किस मेथड से आप उसकी कंसंट्रेशन को, सांद्रता को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, माप सकते हो। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है। तो समझते हैं कि कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता क्या है। सांद्रता यह कह सकते हो सांद्रण, कंसंट्रेशन, सांद्रण क्या है, ऐसा समझिए, ऐसा समझिए क्या होता है कंसंट्रेशन, कि आप पानी पी रहे हो, क्या पी रहे हो आप,
पानी पी लो। अब आपको लगा यार पानी में कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो आपने क्या काम करा, उसमें थोड़ा नींबू डाला, ठीक, आपने फिर पिया, थोड़ा मजा नहीं आया, आपने थोड़ी उसमें चीनी डाली, ठीक, फिर मजा नहीं आया, आपने थोड़ा उसमें ब्लैक सॉल्ट काला नमक डाल दिया, अब पानी पिया तो मजा आया, आपके पास एक शिकंजी तैयार है, नींबू पानी तैयार हो चुका आपके पास। तो आपके पास एक गिलास पानी था, सपोज करिए उस एक गिलास में आपके पास 250 यानी 250 ml वाटर है, उस 250 ml में 250 ml वाटर में आपने 20 ml नींबू का रस डाल दिया, 20 ग्राम चीनी डाल दी, तो उन 20 ml नींबू का रस और 20 ग्राम चीनी का साथ साथ 250 ml वाटर का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वही क्या कहलाता है, सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कहलाती है। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हो कि किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित इकाई आयतन में उपस्थित विलय के, अब मोल क्या है या अणु क्या है, मोल क्या है या अणु क्या है, तो हम कहेंगे विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती। समझिए ऐसा कि आपके पास ये 1 लीटर वाटर है, पानी है, आपने इसमें क्या मिक्स करा, 250 ग्राम शुगर यानी चीनी मिक्स करें, तो ये जो 250 ग्राम चीनी है इस 1 लीटर वाटर के अंदर, तो यही आपकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कहलाएगी। अब इसका हम जो मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। इसको हम नॉर्मलता की फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको हम मोलरता की फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको हम मोललता की फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ इसको हम मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज की फॉर्म में भी इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अलग अलग हो सकती है, पीपीएम हो सकती है, पार्ट्स पर मिलियन हो सकती है, ठीक, वेट बाई परसेंटेज हो सकती है, आयतन प्रतिशत हो सकती है, मास बाई परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत हो सकती है, वॉल्यूम बाई परसेंटेज, आयतन प्रतिशत हो सकती है, फॉर्मलता हो सकती है, अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है, अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हम यहाँ पर नॉर्मलता के बारे में जानेंगे, मोलरता के बारे में जानेंगे, मोललता के बारे में जानेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य के बारे में जानेंगे कि इन मेथड से हम किसी का कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन का, किसी विलयन का सांद्रण को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं, उन चीज के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता क्या होती है? व्हाट इज नॉर्मलिटी? नॉर्मलता क्या हो सकती है? व्हाट इज नॉर्मलिटी? नॉर्मलता क्या हो सकती है? तो क्या होते हैं कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन होगा, कोई हमारे पास विलयन होगा, उस सॉल्यूशन का अगर हम 1 लीटर लेते हैं, उस विलयन का 1 लीटर लेते हैं, तो उस 1 लीटर में, उस 1 लीटर में हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट, विलय के तुल्यांकों की संख्या होगी, विलय के तुल्यांकों की संख्या होगी, वही क्या कहलाएगी, हमारी नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता कहलाएगी। तो अगर किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का हो सकता है, उसका हम 1 लीटर उठा रहे हैं, 1 लीटर उठा रहे हैं, कितने लीटर? 1 लीटर।
उस 1 लीटर के अंदर हमारे पास जो हमने उसमें घोला है डिजोल्व, उस सोल्यूट के, उस विले के कितने इक्विवेलेंस आए हैं, कितने तुल्यांक आए हैं, तो उनका नंबर, उनकी संख्या ही हमारी क्या कहलाती है, नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, अगर बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो नॉर्मलिटी, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता का डिनोट करते हैं हम एन से। क्या डीसी को बिले, क्या घोल रहे हैं, बिले को घोल रहे हैं, उसके क्या देख रहे हैं, तुल्यांकों की संख्या, यानी कि बिले के तुल्यांकों की संख्या, बिले के तुल्यांकों की संख्या, और किस में देख रहे हैं, 1 लीटर बिलियन में, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और ये होना चाहिए लीटर में। संख्या को डिनोट करते हैं एन से, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी से। तो हमारे पास नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास नॉर्मलिटी जो होगी, नॉर्मलता, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, विले के तुल्यांकों की संख्या n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में, विलियन का आयतन वो भी किसमें, लीटर में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर बिलियन में आपने कितने इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, कितने विले के तुल्यांकों को डाला है, कितने विले के तुल्यांकों को डिसोल्व किया है, वही क्या है, नॉर्मलिटी है। अब इस हम n को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो n हो सकता है n, ये n क्या होता है, n होता है स्मॉल w अपॉन ई, स्मॉल w अपॉन ई। अब ये स्मॉल w क्या है, बिले का भार है, बिले का भार है, और ये हमेशा ग्राम में होना चाहिए, और ये बिले के तुल्यांक है, ये विले के तुल्यांक है, विले के तुल्यांक। तो n कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, विले के तुल्यांक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जितना भी हमने विले लिया है, ब्लैक सॉल्यूट लिया है, उसने की हमने कितनी क्वांटिटी ली है, कितना मात्रा, कितना वजन लिया है, तो वो ग्राम में, अपॉन उसके तुल्यांक क्या होंगे, इक्विवेलेंस क्या होंगे, ठीक, तो वो हमारे क्या कहलाता है। या ऐसा कह सकते हो आप कि जो हमारे पास ई है, इसको तुल्यांकी भार, विले का तुल्यांकी भार कह सकते हो आप, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंस वेट। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या बन के आता है कि n इक्वल्स टू स्मॉल n की वैल्यू w अपॉन ई इनटू वॉल्यूम, और वो भी लीटर में। और जब इस वॉल्यूम को हम चेंज कर देते हैं ml में, तो 1000 से डिवाइड करके 1000 ऊपर जाएगा हमारे पास, अपॉन ई इंटू बी, और ये बी अब चेंज हो चुका आपका ml में, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है नॉर्मलिटी, यानी कि नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर है कि नॉर्मलिटी क्या होती है। आप एक डेफिनेशन याद करिए, एक परिभाषा याद करिए, उसमें क्या हो सकता है कि याद भी नहीं करना, समझिए आप कि हमारे पास कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर विलियन है, उसमें हम नॉर्मलिटी को फाइंड करना चाहते हैं, नॉर्मलता को याद करना चाहते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, उस 1 लीटर में जितने भी इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, विले के तुल्यांक होंगे, वही इसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलता कहलाएगी। क्लियर। बात करते हैं मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या हो सकती है हमारे पास, मोलरिटी क्या होगी। तो हमारी मोलरिटी क्या होगी, यानी नॉर्मलिटी में हम क्या काम कर रहे थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, विले के तुल्यांकों की संख्या देख रहे थे, और मोलरिटी में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, विले के मोलों की संख्या देखेंगे, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, विले के मोलों की संख्या देखेंगे। तो किसी विलियन के, किसी विलियन के 1 लीटर
में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक विलयन है, उसका हम 1 लीटर उठा रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं। उस 1 लीटर में हमारे पास जितने भी मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल्स निकल के आ रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी की हम बोलेंगे उसकी मोलरता। क्या बोलेंगे? इसको मोलरता बोलेंगे। तो इसकी अगर बात करते हैं फॉर्मूला की, कि मोलरता का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो मोलरता को डिनोट करते हैं हम एम से। तो विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का, और वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। क्लियर है? फॉर्मूला अगर बनाना चाहे तो मोलरिटी को जैसे एम से डिनोट करते हैं, विलय के मोल्स W/E। ये जो E था, ये क्या था? विलय का तुल्यांक भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है। अब इस E की जगह हमें लेने हैं M, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का अणुभार लेना है। क्या लेना है? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का अणुभार, इनटू V, वो भी किस में? ml में लेंगे, और ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन के आता है हमारे पास? मोलरिटी का बन के आता है। क्लियर? सेम ऐसा ही है। तो हमने पढ़ा नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी में हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, विलय के तुल्यांकों की संख्या देखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मोलरिटी, 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 यानी कि मोलरता पढ़ा। उसमें हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या देखते हैं, वो भी किसके अंदर? दोनों ही वॉल्यूम यानी आयतन के अंदर देखते हैं। अब हम जानेंगे कि मोलैलिटी, मोललता क्या होती है? मोलैलिटी, मोललता क्या होती है? तो मोलैलिटी में क्या होता है? मोललता में क्या होता है? उसमें हम क्या काम करते हैं? वॉल्यूम से नहीं करते हैं, उसमें हम करते हैं सोलवेंट यानी ब्लैक के वेट से करते हैं, ब्लैक के भार से करते हैं, कि ब्लैक के भार में क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास मोलरता, मोललता क्या होगी? मोललता, मोलैलिटी, वो मोलरता है, मोलरिटी, ये मोललता है, मोलैलिटी। तो मोललता क्या होगी? सेम यही डेफिनेशन है कि किसी विलयन के। अब इस विलयन की जगह हमें लेना है किसी विलायक के, किसी विलायक के। तो किसी विलायक के, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की, विलयन की मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की मोललता कहलाती है। क्लियर? इसको डिनोट करते हैं हम एम डैश से, या फिर डिनोट करते हैं इसको एम ई से। इसको डिनोट करते हैं एम डैश से। तो एम डैश क्या हो जाएगा? विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार, वो भी किसमें? किलोग्राम में, किसमें? किलोग्राम में।
तो m डैश इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, m डैश इक्वल टू हमारे पास होगा विले के मोल यानी कि n यानी W अपॉन m इनटू ब्लैक का भार कैपिटल W और किलोग्राम में, और जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ग्राम में। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी मोलरिटी यानी कि मोलरता कहलाती है। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन की बात करी जाए तो हमारे पास जो विलियन बन के आता है, सॉल्यूशन बन के आता है, उसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती है। एक तो हो सकता है सोल्यूट यानी कि विलय हो सकता है, और दूसरा हो सकता है हमारे पास सोलवेंट यानी कि विलायक हो सकता है। एक तो हो सकता है सोल्यूट यानी विलय और दूसरा सोलवेंट यानी विलायक हो सकता है। तो इन दोनों के जितने भी हमारे पास मोल्स होंगे, इन दोनों के जितने भी हमारे पास क्या होंगे, मोल्स होंगे, तो उनके जो रेशियो बनेगा किसी भी एक कंपोनेंट, ऐसा समझिए कि हमारे पास जैसे विलय यानी कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट, हमारे पास क्या है, विलय है यानी सोल्यूट है प्लस विलायक है यानी सोलवेंट है। तो इनके मिलने से हमारे पास क्या बन रहे हैं, सॉल्यूशन यानी विलयन बन रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि इस सॉल्यूट के हम ले रहे हैं स्मॉल एन मोल्स, इसके ले रहे हैं कैपिटल एन मोल्स, तो हमारा सॉल्यूशन में हो जाएंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर हमने कुछ स्मॉल एन मोल्स लिए हैं सॉल्यूट यानी कि विलय के लिए है, और कुछ कैपिटल एन मोल हमने लिए हैं सोलवेंट यानी विलायक के लिए है, और इन दोनों का मिक्स करने से हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, एक विलियन बनाया है, और इस सॉल्यूशन में, उस विलियन में हमारे पास जो टोटल मोल्स होंगे वो होंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, तो हमारे सोल्यूट यानी विलय का अलग होता है और सोलवेंट यानी कि विलायक का अलग होता है। यानी सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, जितने भी घटक हो सकते हैं, सबका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज अलग अलग होता है। अब होता क्या है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन किसकी बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं विलय की बात कर रहे हैं। अगर विलय की, सोल्यूट की बात कर रहे हैं, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो सकता है कि जितने भी सोल्यूट के मोल यानी कि स्मॉल एन, और टोटल सॉल्यूशन में जितने मोल, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है किसका, सोल्यूट यानी कि विलय का कहलाता है। यानी विलय के कुल मोलों की संख्या और विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, उस घटक का मोल फ्रैक्शन कहलाता है, उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। अगर हम बात करते हैं सोलवेंट की, विलायक की बात कर रहे हैं, विलायक की बात कर रहे हैं, तो विलायक का क्या होगा कि कितने मोल है सोलवेंट के, कैपिटल एन, टोटल सॉल्यूशन में कितने हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये हमारे पास किसका मोल फ्रैक्शन है, किसका मोल प्रभाज है, सोलवेंट यानी विलायक का मोल प्रभाज है। क्लियर है। अब एन की वैल्यू आप जानती हो कि स्मॉल एन की स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, तो स्मॉल एन की स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और प्लस कैपिटल एन की कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। सेम यहाँ पर जो स्मॉल डब्ल्यू है, ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का भार है, और स्मॉल एम क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का अणुभार है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट, विलायक का भार है, और कैपिटल एम क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट, विलायक का अणुभार है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि विलय के किसी घटक के, किसी घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का विलियन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या से अनुपात
अनुपात उस घटक का क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। मोल फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो हमने पढ़ा नॉर्मलिटी, नॉर्मलता का पढ़ा, हमने पढ़ा मोलरिटी, मोलरता को पढ़ा, हमने पढ़ा मोलरिटी, मोललता का पढ़ा, और हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। तो इन सभी से हम क्या काम कर सकते हैं? इन सभी से हम किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलयन का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण का मेजरमेंट, मापन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण क्या क्या हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। तो हमारे पास सबसे पहले हम जो बात करेंगे, इसकी बात करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी इनके जो असंख्य गुणधर्म हो सकते हैं वो क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं। तो विलयन की जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे पास डिपेंड करती है कि हमारे पास विलयन में, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास विलय है, सोल्यूट है, उसके जो कणों की संख्या है, वो क्या हो सकती है, तो वो उस पर डिपेंड करती है। तो बात करते हैं अब हम विलयन के असंख्य गुणधर्म। विलयन के असंख्य गुणधर्म, विलयन के असंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, असंख्य गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, असंख्य गुणधर्म होते हैं, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी किसी विलयन के जो असंख्य गुणधर्म होते हैं, ठीक, किसी विलयन के गुण विलयन में उपस्थित विलय के कणों या मोल्स या अणु क्या दो की संख्या, या कह सकते हो इनडायरेक्टली मोल प्रभाज पर निर्भर करती है। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होगा, कोई भी विलयन होगा, उसके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि इसके जो असंख्य गुणधर्म होंगे, वो किस पर डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करेंगे उसके अंदर जो सोल्यूट विलय होगा, उस सोल्यूट के अंदर जो पार्टिकल होंगे, कण होंगे, अणु होंगे, मोल्स होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, वो उस पर डिपेंड करेगा। या इनडायरेक्टली ये कह सकते हो विलय के मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। ये हमारे कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि परासरण दाब। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, या और हो सकता है क्या क्या हो सकते हैं? एक तो परासरण दाब हुआ, अभी परासरण दाब को भी समझेंगे कि परासरण दाब क्या होता है, और इससे पहले परासरण यानी ऑस्मोसिस क्या होता है उसको भी समझेंगे। परासरण दाब के साथ साथ बाष्प दाब का अवनमन हो सकता है, बाष्प दाब का अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग, और लॉरिंग ऑफ वेपर, प्रेशर, बाष्प दाब का अवनमन हो सकता है। और क्या क्या हो सकते हैं? बाष्प दाब के अवनमन के साथ साथ क्वथनांक का उन्नयन हो सकता है, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन
बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अलावा? हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन होगा, हिमांक का अवनमन होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का। ये सभी हमारे पास क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी विलयन के असंख्य गुणधर्म है। यहां से आपका एक एमसीक्यू 100% आएगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में आपसे तुमसे मालूम करेगा निम्न में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, असंख्य गुणधर्म नहीं है। तो 4 में से 3 में से तो कुछ और देगा और एक इनमें से दे सकता है, तो आपको बताना होगा फिर इनमें से कौन नहीं है। तो जो ये होगा वो तो है, इनके अलावा कुछ भी हो वो क्या नहीं है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, असंख्य गुणधर्म नहीं है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास ऑस्मोसिस यानी कि परासरण क्या होता है। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण क्या होता है? परासरण, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस यानी परासरण क्या होता है? तो देखो ध्यान से समझ लीजिए एक बार। अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, यानी परासरण पढ़ रहे हैं। इट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन की क्या नहीं है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये विलयन का असंख्य गुणधर्म नहीं है, क्योंकि विलयन का असंख्य गुणधर्म क्या है? परासरण दाब है। क्या है? परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, नॉट परासरण, ऑस्मोसिस नहीं है। तो परासरण क्या है? परासरण को समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई विलायक है, विलायक सोलवेंट है, उसके जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है वे अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर करके, यानी पार होकर के कहां चले जाए? कहां चले जाए? वे सोलवेंट की ओर चले, सॉरी सॉल्यूशन की ओर चले जाए, विलयन की ओर चले जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस यानी परासरण क्या होता है। या ऐसा कह सकते हो कि अगर जो हमारे पास विलायक के अणु है वो एसपीएम को पार करके शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से यानी प्योर सोलवेंट से विलयन की ओर, या कह सकते हो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का, अणुओं का शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, विलयन की ओर, या ये कहिए तनु विलयन से, तनु विलयन से, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य यानी एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। हमारे पास क्या होगा? कोई एक डाइल्यूट यानी कि तनु सॉल्यूशन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र विलयन हो सकता है। अगर समझिए आप कि हमारे पास क्या है, ये एक बीकर है। इस बीकर में हमने क्या काम करा? इस बीकर में हमने इस बीकर में हमने क्या काम करा? ये एक एसपीएम सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन लगा दिया। ये क्या लगा दिया हमने? एक एसपीएम अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। क्या लगा दिया? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया। और यहां पर हमने भर रखा है कोई सोलवेंट, प्योर सोलवेंट, शुद्ध विलायक। ये इसके मॉलिक्यूल्स है, ये इसके अणु है, और यहां पर हमारे पास है कोई सॉल्यूशन यानी विलयन है, विलयन। तो इसमें मॉलिक्यूल्स कुछ किसके होंगे? कुछ तो सोलवेंट के होंगे, कुछ सोल्यूट विलय के होंगे। ये किसके हैं? ये हमारे पास, ये किसके हैं? सोलवेंट।
विलायक के हैं, और ये हमारे पास किसके हैं, ये हमारे पास सोल्यूट यानी विलेय के हैं। किसके हैं ये, सोल्यूट यानी विलेय के हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, विलायक के जो अणु हैं, ये इस एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को यानी अर्धपारगम्य झिल्ली को क्रॉस करके कहां पर आ रहे हैं, विलियन यानी कि सोलवेंट में आ रहे हैं। ये वाले मॉलिक्यूल्स यहां पर आ रहे हैं। तो इस ये जो फिनोमिना है, ये जो घटना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्लियर हुआ। अगर अब हम क्या काम करें, ऐसा नहीं होता कि एसपीएम से सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स ही आते हैं। एसपीएम से यानी कि सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में जो सोलवेंट है, विलेय है, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स भी कहा जा सकते हैं, विलायक में जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, नेचुरल एसपीएम में होता है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली में हो सकता है। जो हमारे पास नेचुरल एसपीएम होते हैं, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जैसे कि गॉड ब्लैडर होता है। ठीक, गॉड ब्लैडर में क्या होता है, यानी कि जो अंडे बकरे का जो आमाशय होता है वो नेचुरल होता है। एग सेल, एग मेम्ब्रेन, जो अंडे की लेयर होती है, जब आप अंडे को बॉईल कर लेते हो, उबाल देते हो, उसको छीलते हो, तो छीलने के बाद अंडे के ऊपर एक हल्की सी पतली सी लेयर होती है, वो क्या हमारे पास एग मेम्ब्रेन है। वो भी किसकी तरह काम करती है, एसपीएम की तरह काम करती है। तो ये सब कैसी है, नेचुरल। जैसे ग्रेप्स, अंगूर का जो छिलका होता है वो भी क्या होता है हमारे पास, एसपीएम होता है। लेकिन ये सब कैसे है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये 100% क्या नहीं है, 100% एसपीएम नहीं है। इनमें मैक्सिमम विलायक के अणु तो सोलवेंट विलियन में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से कुछ विलेय के अणु भी ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की बात करते हैं, तो जो आर्टिफिशियल एसपीएम हमारे पास होती है, यानी कि कृत्रिम रूप से जो हम अर्धपारगम्य में झिल्ली बनाते हैं, जैसे कि जो आर्टिफिशियल की हम बात करें, तो आर्टिफिशियल में हमारे पास क्या क्या हो सकती है। तो आर्टिफिशियल में जैसे कि हमारे पास कॉपर फेरोसाइनाइड। तो कॉपर फेरोसाइनाइड हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल एसपीएम है, कृत्रिम रूप से क्या बनाई गई है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो पूर्ण रूप से क्या है, एसपीएम का कार्य करती है। पूर्ण रूप से किसका काम करती है, एसपीएम का कार्य करती है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉपर फेरोसाइनाइड में से, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe(CN), ये कॉपर फेरोसाइनाइड में से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स ही, यानी विलायक के अणु ही किस में आएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, विलियन में आएंगे। तो वही हमारी क्या है, 100% एसपीएम है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एसपीएम से किसको, एसपीएम को क्रॉस करके कौन, विलायक के अणु, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स किस में आए, विलियन में आए, सॉल्यूशन में आए, तो ये फिनोमिना, यह घटना क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस, परासरण कहलाती है। दो टाइप का हमारे पास होता है परासरण, एक तो होता है बाह्य परासरण, एक तो होता है बाह्य परासरण, बाह्य परासरण, एक होता है अंतः परासरण, अंतः परासरण। बाह्य परासरण होता है, एक होता है अंतः परासरण। बाह्य परासरण मतलब एक्सोस्मोसिस और अंतः परासरण मतलब एंडोस्मोसिस। तो बाह्य परासरण में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सोलवेंट होता है, विलायक, अगर विलायक के अणु एसपीएम को पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कहां चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एसपीएम को पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कहां चले जाए, बाहर चले जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, बाह्य परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे अंगूर, अगर हम अंगूर ले, ग्रेप्स ले, अगर हम अंगूर को क्या काम कर देते हैं, अंगूर को हम गर्म चीनी के घोल में डाल देते हैं, गर्म चीनी की चाशनी में डाल देते हैं, तो अंगूर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाएगा। यानी अंगूर के अंदर का जो जूस है, वो अंगूर के लेयर को, छिलके को पार करके कहां जाएगा, उस चाशनी के अंदर आ जाएगा, उस चीनी के घोल के अंदर जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, बाह्य परासरण होगा। यानी अंगूर के अंदर जो सोलवेंट भरा हुआ था, ब्लैक, जिसको जो जूस भरा हुआ था, जो सोलवेंट की तरह काम कर रहा था, वो उस अंगूर के छिलके यानी एसपीएम को पार करके कहां चला गया, सॉल्यूशन यानी विलियन में, चीनी के घोल में चला गया। तो वो क्या है, बाह्य परासरण है। बात करते हैं अंतः परासरण की, कि अंतः परासरण क्या है। जैसे कि किशमिश को अगर आप पानी के अंदर डालते हो, तो किशमिश पानी के अंदर डालने के बाद कुछ टाइम पर क्या हो जाती है, फूल जाती है, एक बड़ा सा अंगूर के जैसा शेप ले लेती है। तो विलायक जो हमारे पास बाहर था पानी, उसके मॉलिक्यूल्स कहां चले गए, एसपीएम को पार करके, किशमिश को पार करके, रेसिन को पार करके कहां चले गए, किशमिश के अंदर चले गए। तो ये घटना हमारी क्या कहलाएगी, अंतः परासरण कहलाएगी। अब परासरण क्लियर हुआ। अब बात करते हैं परासरण दाब की, कि ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है। परासरण दाब की बात करते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है। तो परासरण दाब हमारे पास क्या हो सकता है, ऑस्मेटिक प्रेशर हमारे पास क्या हो सकता है, कि जो परासरण दाब होता है, अभी हमने परासरण को पढ़ा, ऑस्मोसिस को पढ़ा, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इस परासरण को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन पे, विलियन पे जो
एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, जो अतिरिक्त दाब लगाएंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। यानी कि विलयन में ब्लैक के प्रवेश को रोकने के लिए, विलयन में, अब देखो ये ब्लैक है, ब्लैक के मोलिक्यूल्स कहाँ आ रहे हैं, इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, विलयन में आ रहे हैं। तो इस ब्लैक को कहां पर रोकने के लिए, कहां पे जाने से के लिए, विलयन में जाने के लिए। यानी कि विलयन में ब्लैक के प्रवेश को रोकने के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली से जब ब्लैक के अणु कहां पर आते हैं, विलयन में आते हैं। इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से ब्लैक के अणु कहां आ रहे हैं, विलयन में आ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए विलयन पे जो हम एक्स्ट्रा दाब लगाएंगे, विलयन पे जो अतिरिक्त दाब लगाएंगे, वही क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। या इनडायरेक्टली ये कह सकते हो, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन पर, विलयन पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, अतिरिक्त दाब लगाते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा परासरण दाब कहलाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। बात करते हैं परासरण दाब। परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, एक बार फिर से समझिए। परासरण क्या है कि ऑस्मोसिस क्या है कि जब कोई सॉल्वेंट ब्लैक के अणु एसपीएम को पार करके कहां आ जाए, सॉल्यूशन में आ जाए, विलयन में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहलाता है। और अगर हमें इस परासरण को रोकना है, इस ऑस्मोसिस को रोकना है, तो हमें सॉल्यूशन पर, विलयन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना होगा, एक अतिरिक्त दाब लगाना होगा। वही हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हो आप, ये कह सकते हो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु होकर विलायक का विलयन में प्रवेश, विलयन में प्रवेश को रोकने के लिए, रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया, विलयन पर लगाया गया, लगाया गया अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्लियर, फिर से समझ लेंगे। जब कोई सोलवेंट, कोई विलायक कहां जा रहा हो, एसपीएम को क्रॉस करके कहां जा रहा हो, सॉल्यूशन यानी विलयन में जा रहा हो, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, परासरण बोलते हैं। यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहलाती है। अगर हमें इस क्रिया को रोकना होगा, इस प्रोसेस को रोकना होगा, तो हम क्या काम करेंगे, सॉल्यूशन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, अतिरिक्त दाब लगाएंगे। तो वही एक्स्ट्रा प्रेशर, वही अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब कहलाता है। जिसको हम बहुत तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बर्कले हार्टले प्रोसेस है, बर्कले हार्टले विधि से, पेफर विधि से, और जी मॉस और फ्रेजर विधि से, बहुत तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि हमारे जो परासरण दाब के जो नियम है, परासरण दाब के नियम क्या क्या हो सकते हैं, परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के, परासरण दाब के
रूल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये हमारे पास वायल वान हाफ हो सकते हैं, और साथ साथ चार्ल्स वान हाफ हो सकते हैं, सॉल्यूशन इक्वेशन हो सकती है, राउल्ट्स लॉ हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायल वान हाफ क्या होता है। वायल वान हाफ नियम, वायल वान हाफ नियम क्या होता है। तो वायल वान हाफ नियम में क्या होता है कि हमारा P प्रोपोर्शनल होता है C के। अब ये P क्या है, ये P है प्रेशर, दाब, और कैसा दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब है। और C क्या है, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण है, यानी कि सांद्रता है। तो यानी कि किसी सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा इसके, उसके सांद्रता के। कब, जब उसका टेम्परेचर, जब उसका ताप कैसा हो जाए, कांस्टेंट यानी कि स्थिर हो जाए। तो यानी कि स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब इसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। At constant temperature, the osmotic pressure of the solution is directly proportional to its concentration. अगर किसी विलयन की सांद्रता और किसी विलयन का दाब कैसे है, ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी ताप स्थिर हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा देंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है हमारे पास के, सी इसके अपॉन में आ जाएगा, तो सी इक्वल टू के हो जाएगा। और सी अपॉन 1/c को हम क्या लिख सकते हैं, v यानी वॉल्यूम लिख सकते हैं। क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है किसके रेसिप्रोकल, यानी सांद्रता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, वॉल्यूम आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो P इक्वल टू कितना आया, v आया। अब बात करते हैं वाइल्स वान हाफ के बाद चार्ल्स वान हाफ की। चार्ल्स वान हाफ की, चार्ल्स वान हाफ क्या होगा, चार्ल्स वान हाफ क्या होगा। तो यहां पर क्या था, यहां पर कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर था, स्थिर क्या था, ताप था, और प्रोपोर्शनल किसके था, कंसंट्रेशन, सांद्रता की। वहां पर हमारे पास जो प्रोपोर्शनल होगा सांद्रता होगी, यानी कि स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब इसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, P क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, T क्या है, हमारे पास परम ताप है। ठीक, ये क्या होगा, हमारे पास वान हाफ हो गया। क्लियर, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, P प्रोपोर्शनल KT हो जाएगा। अब इन दोनों के मिलने से कि अब देखेंगे यहाँ पर जो P है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन इक्वेशन की, कि हमारे पास सॉल्यूशन इक्वेशन क्या होगी, सॉल्यूशन इक्वेशन यानी विलयन समीकरण क्या होगा, विलयन समीकरण। तो वो सॉल्यूशन इक्वेशन जो होगी हमारे दो रूल से बन के आएगी, एक तो वाइल वान हाफ और एक चार्ल्स वान हाफ। वाइल वान हाफ में क्या है कि हमारा P प्रोपोर्शनल होता है C के, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। चार्ल्स वान हाफ में क्या होता है कि हमारे पास जो P प्रोपोर्शनल होता है T के, यानी परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। कब, जब हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट बनेगा, यानी कि P प्रोपोर्शनल C के और P प्रोपोर्शनल T के। तो P प्रोपोर्शनल होगा CT के। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगा देंगे S। इस S को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस S को हम सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, विलियन स्थिरांक बोलते हैं। किसी किसी बुक में इसको R से डिनोट किया गया है, तो R भी आप इसको लिख सकते हो। अगर यहां से बात करते हैं C की, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी P इक्वल टू S, C हो जाएगा N/V × T।
इंटू टी। पी की इधर गुणा करेंगे तो पी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एस टी, एन एस टी। तो पी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस टी। इस एस को हम क्या बोलेंगे, इस एस को हम बोलते हैं विलियन स्थिरांक, विलियन स्थिरांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर। तो ये इक्वेशन किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है, विलियन के लिए है। कब, जब उसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर, पराक्षण दाब फाइंड करना हो, वॉल्यूम आयतन फाइंड करना हो, सॉल्यूशन कांस्टेंट विलय स्थिरांक फाइंड करना हो, टेम्परेचर फाइंड करना हो, या कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट विलय की मात्रा फाइंड करना हो, या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट विलय का अनुभार भी फाइंड करना हो, तो सब इसी इक्वेशन से फाइंड हो सकता है। बात करते हैं राउल्ट्स लॉ कि राउल्ट लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम देखते हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स कि राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट्स लॉ। एक सेकंड जरा, राउल्ट्स लॉ। तो इस नियमानुसार, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन विलय के, विलय के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, सॉरी समानुपाती नहीं, बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। यानी क्या, आपेक्षिक अवनमन यानी पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। पी नोट क्या है, यहाँ पर पी नोट है हमारे पास प्रेशर यानी कि दाब, और किसका, सोलवेंट यानी कि विलायक का। पी एस क्या है यहाँ पर, प्रेशर यानी कि दाब, किसका, सोल्यूट यानी कि विलय का। वो बराबर होगा मोल प्रभाज के, मोल फ्रैक्शन क्या है, एन, वो भी किसका, सोल्यूट का, एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दी जाए एन की, जब क्या कैसा पुट करी जाए कि हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्मॉल एन बहुत ज़्यादा छोटा है कैपिटल एन से, तो हो जाएगा पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। ये हमारे पास क्या है, राउल्ट्स लॉ है। क्लियर। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, इसमें हमने सबसे बड़ा पढ़ा सॉल्यूशन विलियन क्या होते हैं, उसको डिटेल से समझा। सॉल्यूशन कैसा कैसा बन सकता है उसको डिटेल से समझा। उसके बाद हमने समझा कि सॉल्यूशन में सोलवेंट यानी विलायक क्या होता है। फिर हमने समझा सोल्यूट विलय क्या होता है। फिर हमने समझा उसकी विलयता यानी सोल्युबिलिटी क्या होती है। सोल्युबिलिटी फिर किस पर डिपेंड कर सकती है, किसके कम होने से कम हो सकती है, किसके बढ़ने से बढ़ सकती है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा इसका कंसंट्रेशन, सांद्रण क्या होता है, उनको कैसे कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। नॉर्मलिटी, नॉर्मलता पढ़ी, मोलरिटी, मोलरता पढ़ी, मोलरिटी, मोललता पढ़ी, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, मोल प्रभाज पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, असंख्य गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, पराक्षण दाब हो सकता है, जिनमें वाष्प दाब में अवनमन हो सकता है, क्वथनांक में उन्नयन हो सकता है। ठीक, ये सब पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा पराक्षण यानी ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर पढ़ा पराक्षण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। सॉल्यूशन इक्वेशन को पढ़ा और राउल्ट्स इक्वेशन को पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप इस चैप्टर का घर पर रिवीजन जरूर करेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।